इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां पर एसआईटी की जांच तेजी से चल रही है, आपको बता दें कि 8 आरोपियों के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ जो है वो लगातार जांच चल रही है। आपको बता दें कि 54 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर लगातार एक्शन चल रहा है। उनकी संपत्ति को लेकर जो है जांच की जा रही है कि उन्होंने 2 साल के अंदर कितनी संपत्तियां खरीदी, कितने लेन देन किए और क्या कुछ हुआ। और इसी के साथ दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन राम मंदिर को लेकर हर दिन यूपी के अलग अलग जिले में हो रहा है। तो क्या कुछ माहौल है राम मंदिर को लेकर, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें कि किस तरीके से एसआईटी की जांच चल रही है, कौन कौन अभी रडार में और क्या कुछ है मामला। देखिए, इस वक्त जब हम खबर बता रहे हैं तो छापेमार कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई लखनऊ से लेकर कई इलाकों में चल रही है जहां पर ये आरोपी रहते थे, क्योंकि बताया गया है कि करोड़ों की संपत्ति इन्होंने जिस तरीके से बनाई है, फर्जी तरीके से जो चोरी का पैसा था उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इन 8 आरोपियों के जो रिश्तेदार हैं, ऐसे 54 लोग हैं जिनके घर ये छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। हालांकि सुबह सुबह ये छापा मारा गया है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ के आसपास कुल मिलाकर ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी 1 करोड़ तो बरामद ही किया गया था। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी तो टिन्नू यादव के पास ही है। तो अन्य आरोपियों का अगर आप मिला के देखेंगे तो तकरीबन ये 100 करोड़ तो बैठता ही है। इसलिए बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या 100 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है या फिर नहीं हुई है। हालांकि इस मामले को लेकर एसआईटी और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा टिन्नू यादव को लेकर ही है, क्योंकि टिन्नू यादव की प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को हाथ जोड़कर जब वो पकड़ा गया था तो वो बता रहा था कि मेरी मेहनत की और गाढ़ी कमाई है, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई 50 करोड़ की कैसे हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जो सबूत सामने आए थे उसमें ये पता लगा था कि जो प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट के साथ जुड़ने के बाद ही खरीदी गई हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के तमाम कागजात हैं, जो उसकी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी है, जो उसके भतीजे के नाम प्रॉपर्टी है, जो पूरे उसके रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी है। तो वो जो डेट लिखी गई है वो डेट है जब वो ट्रस्ट के साथ जुड़ा था, चंपत राय से जुड़ा था, उसके बाद की। तो आखिर टिन्नू यादव कैसे कह सकता है कि मेरी गाड़ी कमाई का पैसा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये। दूसरा सवाल, क्योंकि देखिएगा, टिन्नू यादव की जो सैलरी बताई जाती थी वो 20 से 22 हजार की थी और उसका सिर्फ एक पुश्तैनी घर था। और पुश्तैनी घर को पुलिस भी मान रही है कि वो उसके बाप दादा का बनाया हुआ घर था, जिसमें वो रहता था, उसका पूरा परिवार रहता था। लेकिन अलग से जो प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं उसको लेकर ही शक जताया जा रहा है। दूसरा, सुभाष की अगर हम बात करते हैं, लवकुश मिश्रा की अगर बात करते हैं, तो लवकुश मिश्रा के नाम ये कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो उसके पत्नी के नाम पर मकान निर्माणाधीन बनाया जा रहा था, उसको लेकर जो नगर निगम का नोटिस गया था, उस प्रॉपर्टी की अगर आप बात करेंगे तो प्रॉपर्टी करोड़ों की ही होगी, लाखों में वो प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बड़ा मकान है, तकरीबन वो 200 से 300 गज के अंदर होगा। और उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि वो खरीदा कैसे गया और फिर उसे बनवाया कैसे गया और इतना पैसा आया कहां से? क्योंकि टिन्नू यादव की तरह ही लवकुश मिश्रा की भी उतनी ही सैलरी थी जितना टिन्नू यादव कमाता था। लेकिन सुभाष श्रीवास्तव को लेकर भी एक बड़ी जानकारी मिली है और ये जानकारी मिल रही है कि उसके जो बैंक खाते हैं जो सीज किए गए थे उसमें से भी कई पैसा निकाला गया है, बरामद किया गया है, क्योंकि पता लगाया गया है कि उसमें भी करोड़ों रुपया था। हालांकि एक बैंक खाता नहीं था, उसके 8 बैंक खाते चल रहे थे और रिश्तेदारों के नाम पर भी उसने बैंक अकाउंट बनाए थे। वो रिश्तेदारों को पैसा भेजता था ताकि रिश्तेदार उन पैसों को रख सकें। तो आप इतना कह सकते हैं कि अभी तो हमने 2-3 लोगों के नाम बताए हैं जो अभी गिरफ्तार हैं, लेकिन जो 54 लोग हैं जिनके गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो पूछताछ हो रही है, प्रॉपर्टी को लेकर छापेमार कार्रवाई हो रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी और सरगना क्या वाकई पकड़ा जाएगा जो राम मंदिर चोरी का सरगना है? क्योंकि देखिए, अभी राम मंदिर चोरी को लेकर टिन्नू यादव पे तो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसी की है, लेकिन क्या मुख्य सरगना टिन्नू यादव ही है? क्योंकि चंपत राय को लेकर जो कई सवाल खड़े हो रहे थे कि नहीं, चंपत राय ने चोरी की है, विपक्ष भी कई बड़े सवाल उठा रहा था, लेकिन चंपत राय से पूछताछ हुई तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। और तो और जब मौन व्रत रखा गया चंपत राय की तरफ से, जब मीडिया कर्मी गए तब भी उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो नया ट्रस्ट अभी गठित हो रहा है, ये आप ये कह सकते हैं कि जो उसमें संशोधन हो रहा है,
तो वहां जो लोग हैं वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि चंपत राय ने चोरी की है, इतना जरूर है कि इस्तीफा उनका हो गया है, लेकिन चंपत राय को लेकर कोई संदेहास्पद सबूत अभी तक तो नहीं मिला है, इतना कहा जा सकता है। सर, एसआईटी को लेकर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी पिछले 2 सालों के अंदर जो रिश्तेदारों ने खरीदी है या जितने भी राम मंदिर से जुड़े लोगों ने खरीदी है, उन सबकी एक सूची बना ली गई है और वो सूची जो है वो पुलिस को सौंप दी गई है। वो देख रही है कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी थी और इसको लेकर पूरी जांच जो है वो चल रही है। बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस और एसआईटी पर तमाम चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि देखिए एसआईटी ने जो पिछली सूची दी थी जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाई गई थी, अभी जो कोर्ट की तरफ से बनाया गया है, जो पुनर्गठन किया गया है, वो दूसरी एसआईटी है। जो पहले एसआईटी ने सूची जारी की थी उसमें हमने देखा था कि अनिल मिश्रा का नाम मुख्य तौर पर था और उसमें बताया गया था कि एसओपी जो जारी की जानी चाहिए थी या नियम उसके लागू किए जाने थे वो अनिल मिश्रा ने नहीं किए। दूसरी बात, जो तमाम आरोपी थे उन आरोपी ने गबन किया है, उस बात के सबूत भी एसआईटी ने दिए थे। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी जितनी प्रॉपर्टी जो 2 साल के अंदर खरीदी गई हैं और आप कह रही हैं कि पूरी सूची तैयार की गई हो, पुलिस को दी जा रही है, तो एसआईटी भी वो हासिल करने की कोशिश करेगी और एसआईटी कहीं ना कहीं पता लगाएगी कि वाकई 2 साल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई गई है वो चोरी के पैसे से बनाई गई है। क्योंकि जब तक एसआईटी की सूची में तमाम नाम नहीं होंगे जब तक उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अभी देखिए विपक्षी पार्टी भी ये कह रही है कि नहीं, हम योगी आदित्यनाथ की बनाई एसआईटी पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन विपक्षी पार्टी ने उसमें हामी जरूर भरी जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया और एसआईटी का पुनर्गठन किया गया। और राम मंदिर चोरी को लेकर आप देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरीके से संसद परिसर में भी हंगामा काट रहा है और यूपी विधानसभा के अंदर भी हंगामा खूब बरपा हुआ था। बिल्कुल, विपक्ष पर अभी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल और था सर कि एक तरफ तो एसआईटी अपना काम कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर भी सीईओ के चयन को लेकर लगातार इंटरव्यू जारी है, जहां पर सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं जो सबके सामने भी आए हैं। जिसमें से एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो कहीं आप नॉनवेज तो नहीं खाते, इस तरीके के कई सवाल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। देखिए अभी सीईओ को लेकर इंटरव्यू हुआ है, 10 लोगों का इंटरव्यू हो चुका है अब तक और ये कहा जा रहा है कि कुछ और लोगों के इंटरव्यूज होने हैं, क्योंकि जो आवेदन आए थे वो कई लोगों के आवेदन आए थे, लेकिन मुख्यतः आखिर कौन चुना जाता है देखने वाली बात होगी। और आपने सही कहा, क्योंकि जो सूची जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि आप जनेऊधारी होनी चाहिए, ब्राह्मण होनी चाहिए, साथ ही साथ सनातन संस्कृति के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी तरीके से हैं, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जनेऊ पहन के कई लोग ऐसे कृत्य करते हैं जिसकी तस्वीरें जब बाद में आती तो कई सवाल खड़े होते हैं और इसलिए पूछा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब जनेऊ धारण किया जाता है तो कई ऐसे नियम होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन उस बारे में पता होना चाहिए और सांस्कृतिक विरासत से किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं इंटरव्यू में अभी वो पूछी जा रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आखिर सीईओ कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। जी, मतलब एक तरफ तो राम मंदिर को लेकर एक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी जमकर हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, खासकर जब चुनाव करीब आ रहा है तो वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, चाहे वो सड़क हो या फिर संसद हो। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी में इतनी धीरे क्यों हो रहा है, एसआईटी जो है अपना काम तेजी से क्यों नहीं कर रही है। आपने तो कहा था फाइनल रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरीके से माहौल बनाया गया था। बिल्कुल, देखिए और अखिलेश यादव की जो कल की तस्वीर थी वो भी काफी वायरल हुई, जब अखिलेश यादव एक पर्चा थामे थे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी लिखा हुआ था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि दूध का दूध और पानी का पानी राम मंदिर मुद्दे पर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो किया नहीं, उन्होंने किया, एसआईटी का गठन किया था और हमने देखा था कि अनिल मिश्रा से लेकर तमाम 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 15 दिन के अंदर जांच कहीं ना कहीं एसआईटी ने सौंप दी थी, जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक मुद्दा अखिलेश यादव की तरफ से बनाया गया और अखिलेश यादव इस मुद्दे को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था के साथ रामलला जुड़े हुए हैं और किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं के लिए एक नैरेटिव सेट किया जाए कि देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में राम मंदिर तो बना, क्योंकि राम मंदिर बनाने का श्रेय बीजेपी को ही जाता है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन राम मंदिर बनाया गया तो राम मंदिर के अंदर चोरों को भी बिठाया गया। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अखिलेश यादव पूरी तरीके से कर रहे हैं। डिंपल यादव को भी देखा गया कि वो संसद परिसर के अंदर दूध लेकर पहुंची थी और कह रही थी कि अब इसे ये दूध है, इसे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाइए। बिल्कुल, देखिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भ्रमित करने वाली हैं, नैरेटिव फैलाने वाली हैं और बचकानी हरकतें भी कहीं ना कहीं ये सांसद कराए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने पप्पू यादव समेत अवधेश प्रसाद को देखा था
कि किस तरीके से संसद परिसर के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया उसमें संत समाज के खिलाफ कितना गुस्सा था, संत समाज को गाली दी गई और ये कहा गया कि पंडित ही चोरी होता है, संत समाज के लोग ही चोर होते हैं। तो उसके बाद काफी बवाल हुआ, पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, राहुल गांधी से लेकर अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अभी कुछ ऐसे कृत्य हैं जो संसद के परिसर में किए जा रहे हैं, जैसे आपने डिंपल यादव का एग्जाम्पल दिया कि डिंपल यादव दूध लेकर पहुंच गई और बोली कि दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाओ। तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव को ये समझना होगा कि अगर राम मंदिर की चोरी हुई है, राम मंदिर में चोरी हुई है, तो आपको उसके एक्शन के लिए डिमांड करनी चाहिए, ना कि एक तरीके की बचकानी हरकत करनी चाहिए और ऐसी तस्वीरें पेश करनी चाहिए जिससे संत समाज को तकलीफ हो। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर विपक्ष के हंगामे के बीच लगातार एसआईटी की जांच जो है वो राम मंदिर दान चोरी के मामले में बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सूची तैयार कर ली गई है उन नामों की जिनकी संपत्ति और जिनके लेन देन को लेकर लगातार एक्शन चल रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा वो भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।